तो 4 मई 2026 की उस तारीख की जरा कल्पना करते हैं। स्रोत की अनुमानों के हिसाब से तमिलनाडु के चुनावी नतीजे आते हैं, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है और फिल्म स्टार थलापति विजय करोड़ों लोगों के नेता बनकर उभरते हैं। एक बड़े पर्दे के हीरो का पॉलिटिकल हीरो बन जाना, वैसे देखा जाए तो ये सच में एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन आज की इस चर्चा में जब हम स्रोत के पन्नों को पलटते हैं तो समझ आता है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। आइए उस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक बहुत ही लंबी और गहरी ऐतिहासिक यात्रा का नतीजा है जो आज भी इस राज्य की धड़कन चला रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक सदी पुरानी यानी 100 साल पुरानी विचारधारा 2026 का मुख्यमंत्री कैसे बना सकती है। राजनीति में तो हम जानते हैं हर 5 साल में मुद्दे बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं और वादे तो बिल्कुल पुराने पड़ जाते हैं। लेकिन स्रोत हमें एक बेहद दिलचस्प हकीकत बताता है। विजय की ये आधुनिक चुनावी जीत या उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व दरअसल उस बीज की जीत है जो एक सदी पहले बोया गया था। और किसने बोया था ये बीज? ईवी रामासामी ने, जिन्हें आज पूरी दुनिया बहुत ही सम्मान के साथ पेरियार के नाम से जानती है। तो चलिए आज के इन आधुनिक फिल्मी सितारों की चमक और इन बड़ी बड़ी रैली से थोड़ा पीछे मुड़ते हैं, सीधे 19वीं सदी के एक जमीनी विद्रोह की तरफ। उस दौर के तमिलनाडु को जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो बहुत ही गहरे और कठोर वर्गों में बटा हुआ था। सामाजिक नियम इतने सख्त थे कि एक बहुत बड़े तबके को उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों तक से दूर रखा गया था। और जानते हैं, ये कहानी किसी सत्ता की भूख के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे वैचारिक विद्रोह की कहानी है जिसने सच में एक पूरे राज्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दावे से बिल्कुल दूर रहकर तटस्थ रूप से इस विचारधारा की शुरुआत को समझेंगे। इस वैचारिक क्रांति की कहानी शुरू होती है 1879 में तमिलनाडु के ईरोड शहर में। एक बेहद अमीर और संपन्न परिवार में पेरियार का जन्म हुआ। उनकी जिंदगी में किसी चीज की, किसी भी भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके दिमाग में ना हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। वो सोचते थे कि आखिर समाज के संसाधनों और खासकर मंदिरों पर सिर्फ कुछ पुजारियों का ही विशेषाधिकार क्यों है। स्रोत कहता है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो काशी की तीर्थ यात्रा पर गए। वहां जो उनके साथ हुआ उसने उनके सोचने का पूरा नजरिया ही पलट दिया। स्रोत के मुताबिक काशी में उन्हें पुजारियों ने धक्का देकर निकाल दिया, यहाँ तक कि खाना देने से भी इनकार कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। देखिए, ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर एक पूरी उम्र चलने वाले आंदोलन को जन्म दिया। काशी की उस घटना और उस अपमान से एक ऐसे विचार ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। पेरियार का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था और बहुत धारदार भी। उन्होंने कहा, जो धर्म इंसान को इंसान से अलग करे वो धर्म नहीं, जंजीर है। सोचिए इस बारे में, ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था। उन्होंने इसे जंजीर क्यों कहा? क्योंकि उनका ये मानना था कि उस वक्त की धार्मिक व्यवस्था लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय उन्हें उनके जन्म के आधार पर बांधकर और दबा कर रख रही थी। मंदिर से निकाले जाने के बाद मिली ये जागृति ही थी जिसने आगे चलकर उनके काम करने के तरीके और समाज को देखने के नजरिए को पूरी तरह से तय कर दिया। अब देखिए, इस पूरी चर्चा में जो एक सबसे अहम बात आती है वो है ब्राह्मणवाद की परिभाषा, जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रहकर सिर्फ स्रोत के नजरिए को देखना है। स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि पेरियार का विरोध किसी एक इंसान या सिर्फ किसी एक जाति विशेष से बिल्कुल नहीं था। उनका सीधा वार उस विचारधारा पर था, एक ऐसी सोच जो ये मानती है कि इंसान पैदाइश से ही ऊंच नीच के एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ लोगों को सिर्फ उनके जन्म के कारण पढ़ने लिखने और सत्ता में रहने का हक मिल जाता है, जबकि एक बहुत बड़े हिस्से को सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करने पर मजबूर किया जाता है। पेरियार ने इस जन्म आधारित व्यवस्था को समाज की सबसे गहरी और बड़ी बीमारी माना। तो फिर सवाल ये है कि इस वैचारिक बीमारी का इलाज क्या था? पेरियार ने सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत ही ठोस विकल्प सामने रखा। इसे नाम दिया गया आत्मसम्मान आंदोलन, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 1920 और 30 के उस दौर में जब समाज इतना रूढ़िवादी था, तब इस आंदोलन के सिद्धांत किसी भूकंप से कम नहीं थे। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि किसी भी शादी या समारोह के लिए किसी पुजारी या बिचौले की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को अपने तरीके से सादगी से शादी करने का पूरा हक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी?
उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने भगवान चुनने या उन्हें पूरी तरह से नकार देने की पूरी आज़ादी है। सदियों से चली आ रही इस धार्मिक ठेकेदारी को बाईपास करने का ये सच में बहुत ही साहसिक कदम था। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस वक्त दक्षिण भारत में पेरियार अपनी ये असाधारण लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी समय देश के दूसरे हिस्से में एक और महान विचारक लगभग उसी नतीजे पर पहुंच रहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्रोत इन दोनों महान हस्तियों के विचारों की एक बहुत ही शानदार तुलना पेश करता है। अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था सीधे तौर पर हिंदू धर्म के संरचनात्मक ढांचे की ही उपज है। वहीं दूसरी तरफ पेरियार ने इस मुद्दे को एक अलग क्षेत्रीय यानी रीजनल नज़र से देखा। उनका कहना था कि उत्तर भारत का आर्य वर्चस्व दक्षिण भारत के द्रविड़ों पर जबरदस्ती थोपा गया है। दोनों का क्षेत्रीय संदर्भ अलग था, विश्लेषण का तरीका अलग था, लेकिन अंत में दोनों ने एक ही कौरवी सच्चाई को उजागर किया कि करोड़ों लोगों को सदियों से उनके बुनियादी मानवीय सम्मान से एक सुनियोजित तरीके से दूर रखा गया है। आइए इस इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आज की बात करते हैं। आखिर ये सामाजिक आंदोलन राजनीति की धार कैसे बन गया? स्रोत बताता है कि इस आंदोलन ने तमिलनाडु का एक ऐसा अनोखा पॉलिटिकल डीएनए तैयार किया जो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। जरा गौर कीजिए, जब देश के कई राज्यों में राजनीति जाति के समीकरणों या धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी, तब तमिलनाडु ने एक अलग ही रास्ता चुना। वहां की राजनीति का मेन सेंटर बन गया सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसी 100 साल पुराने आत्मसम्मान आंदोलन का सीधा असर था, जो अब वहां के लोगों की राजनीतिक चेतना में बिल्कुल रच बस चुका था। और ये डीएनए ना सिर्फ सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रहा, इसने बाकायदा सरकारें बनाई और सत्ता चलाई। पिछले कई दशकों से तमिलनाडु की राजनीति इसी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। चाहे डीएमके जैसी ताकतवर पार्टी हो या फिर एआईएडीएमके जैसी बड़ी राजनीतिक शक्ति, इन दोनों ने ही इस वैचारिक नींव पर अपना राज्य चलाया। और अब इसी कड़ी में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। तलापति विजय की नई पार्टी तमिलगा वितरी कज़हंगम भी उसी मैदान में उतर रही है। ये बात बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि राज्य में नेता चाहे कोई भी बन जाए, राजनीति की धुरी हमेशा उसी सामाजिक न्याय पर ही टिकी रहती है। स्रोत के अनुमान बताते हैं कि विजय का जो चुनावी रुख होने वाला है वो बिल्कुल स्पष्ट और बहुत जोरदार है। वो कहते हैं, मैं पेरियार की धरती का बेटा हूँ, मेरी लड़ाई उन्हीं की लड़ाई है। देखिए, इसे सिर्फ एक चुनावी नारा मत समझिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा नीतिगत अर्थ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो भी जन कल्याण या भलाई के काम करती है, वो किसी नेता की दया या कोई दान नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का एक पूर्ण अधिकार है। दया और अधिकार के बीच का ये जो फर्क है ना, यही इस राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है जो उन्हें आम लोगों से सीधा जोड़ता है। लेकिन यहाँ जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि पेरियार का असर सिर्फ चुनाव, वोट या इतिहास की किताबों में कैद होकर नहीं रह गया है। आज के इस डिजिटल जमाने में सोचिए, 1879 में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज की 21वीं सदी के युवाओं के बीच लगातार वायरल हो रहा है ना कमाल की बात? आखिर ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सत्ता, भेदभाव और रूढ़िवाद से सीधे टकराने वाले उनके वो बेबाक और अनफिल्टर्ड विचार आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण और कोट्स आज भी लाखों बार शेयर किए जाते हैं। ये बात साबित करती है कि एक सच्चा और प्रासंगिक विचार कभी पुराना नहीं पड़ता। आखिर उनके विचार आज भी इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों फील होते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के दिमाग, उनकी मानसिक बेड़ियों पर सीधी चोट की। उनके सबसे ताकतवर विचारों में से एक था, जो खुद नहीं सोचता वो दूसरों का गुलाम है। ये दोस्तों सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये खुद की सोच और बौद्धिक आजादी की एक बहुत बड़ी पुकार है। पेरियार इस बात को बखूबी समझ चुके थे कि शारीरिक गुलामी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है मानसिक गुलामी, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान सवाल पूछना ही बंद कर देता है और बस सदियों पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे अपने कंधों पर ढोता रहता है। और पता है, उनकी बातें सिर्फ समाज के ऊपरी ढांचे तक नहीं रुकी, उन्होंने आस्था और धर्म के उस कोर सिस्टम पर भी सवाल उठाए जिसे आमतौर पर कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करता। उन्होंने कहा, भगवान इंसान ने बनाया, इंसान भगवान ने नहीं। अब इस बात को ना हमें बिल्कुल स्रोत के नजरिए से तटस्थ होकर समझना पड़ेगा। ये कोई नास्तिकता का प्रचार मात्र नहीं था, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था की एक गहरी आलोचना थी जहां भगवान और दैवीय सत्ता का डर दिखाकर इंसानों के बीच की ऊंच नीच को बिल्कुल सही ठहराया जाता था और उसे भगवान का नियम बता दिया जाता था। शिक्षा यानी एजुकेशन और उसके जरिए होने वाले शोषण को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी थी, वो उनके इस विचार से पूरी ताकत के साथ सामने आता है।
उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हें पढ़ने से रोका जाए तो समझ लो कि वो तुम्हें गुलाम रखना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है, सदियों तक ज्ञान और शिक्षा पर सिर्फ कुछ ही लोगों का कब्जा था। आम जनता को तो जानबूझकर इन किताबों से दूर रखा गया। पेरियार के लिए पढ़ाई सिर्फ किताबें रटने तक सीमित नहीं थी, ये उस दबाव वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार था। स्रोत इस पूरी की पूरी ऐतिहासिक और राजनीतिक यात्रा को समेटने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे की परछाई। इसका मतलब बहुत साफ है। तमिलनाडु में चाहे कोई भी दशक चल रहा हो, चुनाव कोई भी जीते, कोई नई पार्टी आए या उस सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई भी बैठे, सत्ता के उस शिखर के ठीक पीछे उस 94 साल के समाज सुधारक की परछाई हमेशा खड़ी रहती है। राजनीति की कोई दिशा, कोई बड़ी नीति इस परछाई को नजरअंदाज करके आगे बढ़ ही नहीं सकती। और आखिर में वो परछाई मांगती क्या है? वो उस सरकार को, उस राज्य को क्या निर्देश देती है? इन सब का निचोड़ उनके इस आखिरी और सबसे बड़े दर्शन पर आकर टिक जाता है। इंसान को इंसान की तरह जीने दो, बाकी सब बाद में आता है। ये कोई आम फिलॉसफी नहीं है। सच कहूं तो ये इस राज्य के पूरे सामाजिक न्याय का एक ऑपरेशनल डायरेक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तभी मायने रखती हैं जब समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को उसका मानवीय सम्मान मिले। इंसानी गरिमा सबसे ऊपर है, बाकी सारी बातें उसके बाद। तो आज जब हम 2026 और आगे आने वाले राजनीतिक दौर को देखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या एक सदी पुराने उस समाज सुधारक की ये परछाई इसी तरह भारतीय राजनीति के भविष्य को आगे भी आकार देती रहेगी? आज का ये पूरा विश्लेषण इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे इतिहास कभी भी पूरी तरह से गुजर नहीं जाता, कैसे समानता और आत्मसम्मान का एक लौता शक्तिशाली विचार वक्त की दीवारों को तोड़कर आज भी उतना ही जिंदा और उतना ही धारदार रह सकता है।